हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों। मैं पिछली वीडियो में हमने ये आर्टिकल स्टार्ट कर रखा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, इसको पार्ट वाइज मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा टाइम लग रहा है चीज़ों के अंदर। लेकिन अगर जब आप इन चीज़ों को डीपली सीख जाओगे तो मेरा एक ही मोटो है कि आप लोग जब भी आपका मैं +2 का या +1 का BSc MSc का सिलेबस स्टार्ट करूँगा इन वीडियो के थ्रू, तो आपके पास में लिखने के लिए, किसी आर्टिकल को अंडरस्टैंड करने के लिए एक फिजिक्स का वो बेस, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो हर वीडियो को आप लोग कंसंट्रेशन से देखें और बार बार मैं ये पॉइंट ना रिपीट करते हुए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने लिमिट्स फाइंड आउट कर ली थी रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेंथ एलिमेंट्स हमने डिसाइड कर लिए थे कि मैंने कहा था कि लेंथ एलिमेंट्स की में रिक्वायरमेंट क्यों होगी, और मैंने उस वीडियो में कंप्लीट इस बात का जिक्र किया कि क्यों हमें रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम को सीखना जरूरी है, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होगा। क्योंकि बात जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की आती है तो हम समेशन यूज करते हैं, और जब बात कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की आती है तो वहाँ हमें इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें कंप्लीट बॉडी का एक साथ कुछ इकट्ठा डिसाइड चीज़ें नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ता है, उस बॉडी को एलिमेंट्स में तोड़ना होता है। बाय एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ। इसके अंदर लेंथ एलिमेंट के साथ में अब कौन से टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं, सरफेस एलिमेंट्स पे। तो अपने पास में हमने राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड किया था। तो 3 एक्सिस अपने पास में होंगी। इसको हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक्स एक्सिस मान के चलते हैं, इसको वाई एक्सिस मान के चलते हैं, और इसको जेड एक्सिस। क्योंकि मेरी वीडियो के हर थंबनेल में आपको मिलेगा कि बंद कमरे से फिजिक्स को कैसे अनलॉक करें। तो आप लोग जैसे बोर्ड की तरफ मुंह करके बैठते हैं बड़ा, तो उस हिसाब से मैं इसको एक्स एक्सिस यूज करके चलता हूँ, इसको वाई एक्सिस को जेड एक्सिस, ताकि आप लोग हर चीज को इजीली आसानी से अज्यूम कर सकें। तो ये पॉइंट अपना ओरिजिन है। तो मैंने लेंथ एलिमेंट के बारे में आप लोगों को बता दिया था, जो लेंथ एलिमेंट थे अपने पास में। अब देखो भाई, लेंथ एलिमेंट मैंने कहा था अगर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन किसी लाइन के लॉन्ग है, वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका जेड एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है। तो जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था तो लेंथ एलिमेंट आप लोगों ने डीएक्स लिया था। और अगर आप लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप वाई एक्सिस के लॉन्ग लेके चलते हैं तो आप लेंथ एलिमेंट क्या डिसाइड करेंगे, dy डिसाइड करेंगे। और अगर वही डिस्ट्रीब्यूशन, इफ यू टेक डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग जेड एक्सिस, तो इन दैट केस वी विल डिसाइड लेंथ एलिमेंट dz। तो ये हमारे पास में जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस इसका जो लेंथ एलिमेंट होगा वो dz होगा। और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, dlz से। लेंथ एलिमेंट dl और किस एक्सिस के लॉन्ग है, z एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए नीचे लिख दिया z सब्स्क्रिप्ट के अंदर। और z के ऊपर जो लेंथ एलिमेंट आप लोग लेके चलोगे वो dz लेके चलेंगे। अब मैंने कहा था कि इस लेंथ एलिमेंट को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने केवल इसका मैग्नीट्यूड दिखाया है। मैंने क्या दिखाया, केवल इसका मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो वेक्टर की डेफिनेशन अप्लाई करो, और कुछ नहीं करना होता हमें। वेक्टर का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो यहां इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो dlz पे वेक्टर साइन लगा दोगे, इज इक्वल टू dz मैग्नीट्यूड है ये, और एक किस डायरेक्शन के लॉन्ग है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है आप लोग के कैप ले सकते हैं या जेड कैप ले सकते हैं। तो मैं यहां दिखा के चल रहा हूं जेड कैप या के कैप, तो मर्जी आप लोगों की, आप कैसे ही दिखाएं इसको। तो dz इंटू के कैप, या आप इसको लिख सकते हैं dz इंटू में जेड कैप। ये अपने पास हो गया। अब आता हूं मैं किसके ऊपर, सरफेस एलिमेंट्स के ऊपर।
अब सरफेस एलिमेंट की हमें नीड क्यों होती है कि जैसे मैं बाय एग्जांपल आप लोगों को और करते हुए चल रहा हूं बेटा, कि जब भी आप मान लो आपको एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करना किसी सरफेस के थ्रू, या किसी सरफेस के थ्रू आप एक फ्लो को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जैसे बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन आप लोग स्टडी करते हैं, आप लोग कोई सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो गई कि किसी एरिया एलिमेंट से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है, तो वहां पे आपको हमेशा एरिया की ओरिएंटेशन देखनी पड़ेगी। डाइवर्जेंस के फिजिकल मीनिंग को जब अंडरस्टैंड करेंगे, जब हम जो बीएससी के स्टूडेंट हैं वो गॉस थ्योरम को जब स्टडी करेंगे, तो वहां पे हमें किन की रिक्वायरमेंट होगी, सरफेस एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सरफेस एलिमेंट्स का एप्लीकेशन पार्ट बताने जा रहा हूं कि मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब डिफाइन करते हो आपको एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना होगा और वहां पे एरिया एलिमेंट बताना होगा, क्योंकि आप कंप्लीट एरिया के लिए डिफाइन नहीं करोगे। आप क्या करोगे, पहले स्मॉल एरिया क्या लोगे, स्मॉल एरिया, और फिर पूरे एरिया के लिए क्या ले लोगे, उसका इंटीग्रेशन ले लोगे। तो इसलिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सरफेस एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो वहां पे आपको एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना होगा, उस एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास कर रही है, किस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, तो वहां पे भी आपको एरिया एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और ये दोनों ही टॉपिक वेरी और इंपॉर्टेंट है प्लस टू क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो बीएससी के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर में आता है अपने पास में, या सेकंड सेमेस्टर में आता है, या एमएससी के स्टूडेंट हैं, वहां भी इन चीज़ों की सख्त रिक्वायरमेंट होती है इसकी, सरफेस एलिमेंट्स की। तो कैसे इसका एप्लीकेशन पार्ट में लोगे, एक बेस्ट एग्जांपल बीएससी एमएससी के स्टूडेंट को देने जा रहा हूं, पॉइंटिंग थ्योरम। तो पॉइंटिंग थ्योरम का फिजिकल मीनिंग आप विदाउट एरिया एलिमेंट आप अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते, तो आप लोगों को इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। मैक्सवेल्स इक्वेशन है, जितनी हम स्टडी करेंगे तो वहां पे इस कंसेप्ट के बगैर आप इन चीज़ों को प्रोसीड कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा टाइम एप्लीकेशन पे वेस्ट ना करते, मैंने बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को दे दिए हैं, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एरिया एलिमेंट्स। तो हेडिंग डालते हैं एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट्स, तो ये अपने पास में एरिया एलिमेंट की बात होगी। अब देखो अपने पास में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चल ही रहा है। अब इसके अंदर आप लोगों को पिछली वीडियो से कैसे किसी एक्सिस की ओरिएंटेशन डिसाइड करते हैं क्लियर हो गया होगा अच्छे से, जिन बच्चों ने सीखा है, देखा है वीडियोस को, नहीं देखा हो देख लें, तब आपको आर्टिकल, आपको एरिया एलिमेंट्स अंडरस्टैंड होंगे। फिर मैंने ओरिएंटेशन के बाद बताया था कि कैसे हम किसी भी सिस्टम को राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड करते हैं। तो मैंने वहां पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना सिखाया था कि सबसे पहले जिन दो डायरेक्शन का आप लोगों ने क्रॉस करना है, तो कैसे हम अपने राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करें, कैसे ये थ्रेडी को परपेंडिकुलर रखेंगे, कैसे फिंगर टिप्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखेंगे, और कैसे आपको थंब बता रहा होगा उन दोनों के क्रॉस की डायरेक्शन। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस यानी दो डायरेक्शन का क्रॉस कैसे करते हैं और कैसे हम उसकी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट हमें होने वाली है भाई। अब वन बाय वन करके चलता हूं। अब देखो अगर मेरे पास में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स वाई प्लेन में है, किस में है, एक्स वाई प्लेन में, तो मुझे एरिया एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी किसमें, एक्स वाई के अंदर, इसमें रिक्वायरमेंट होगी एक्स वाई के अंदर। तो जब भी हम एरिया एलिमेंट लेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस उस एरिया वेक्टर को हमेशा उस सरफेस पे क्या लेंगे, परपेंडिकुलर। क्या लेंगे भाई, परपेंडिकुलर। अब मैं चीजों को प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा देता हूं कि जैसे मेरे पास में आप इसको क्यूब मान लें, क्या मान लें, इसको क्यूब मान लें, क्योंकि तीनों साइड बराबर नहीं है, लेकिन फिर हम क्या मान लेंगे, तीनों साइड क्या इसकी बराबर है। तो ये अपना ओरिजिन हो गया, ये क्या हो गया, ओरिजिन। अब यहां पे एक्स एक्सिस डायरेक्टेड आउटवर्ड है, वाई एक्सिस ऐसे है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया अपने पास में, तो ये सरफेस हो गया अपना, ये क्या हो गया, सरफेस। तो अगर इस सरफेस का मैं एरिया वेक्टर डिसाइड करूं, क्या डिसाइड करूं, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर डिसाइड करूंगा क्योंकि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो एरिया एलिमेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि दो डायरेक्शन क्रॉस करना होगा हमें।
तो x का क्रॉस y से करेंगे। तो मैंने रूल बताया था कि बार बार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे। आप लोग मेरी सेकंड और थर्ड या फोर्थ वीडियो देख सकते हैं इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मैं इस प्लेन पे अपने राइट हैंड पाम को परपेंडिकुलर रखूंगा ऐसे, मेरी फिंगर टिप्स x के लॉन्ग है, फ्रंट y की तरफ है, तो x क्रॉस y करूंगा, x क्रॉस y, तो थंब बिल्कुल इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर। अब मुझे क्या करना होगा, मैं कंप्लीट एरिया को ना लेते हुए पहले मैं क्या करूंगा कि मेरे पास में डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो उस कंडीशन में मुझे क्या चाहिए, इसका एरिया एलिमेंट क्या चाहिए, एरिया एलिमेंट स्मॉल एरिया सेलेक्ट करूंगा। तो पहले मैं स्मॉल एरिया की वजह से डिसाइड करूंगा और बाद में कंप्लीट एरिया को कंसीडर करने के लिए क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसलिए हमें एरिया एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्स वाई प्लेन का एरिया एलिमेंट कैसे डिसाइड होगा, मैं पहले x के लॉन्ग एक लेंथ एलिमेंट लूंगा dx, जो पीछे बता चुका हूं मैं। y के लॉन्ग लेंथ एलिमेंट लूंगा dy और दोनों का क्रॉस कर दूंगा। तो dx को मैंने किससे दिखाया था, dlx से, dl सबस्क्रिप्ट x। y डायरेक्शन के एरिया एलिमेंट को मैंने किससे दिखाया था, dl सबस्क्रिप्ट y से दिखाया था। तो dlx क्रॉस dly का अगर दोनों का क्रॉस करूंगा तो मुझे जो एरिया एलिमेंट मिलेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी उस प्लेन पे हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर होगी। और याद रखना डायरेक्टेड आउटवर्ड, उस एरिया के रिस्पेक्ट में हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में आपने क्या लेना है, एरिया एलिमेंट लेना है। अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो देखिए आप लोग, देखो भाई, तो यहां x के पैरेलल लाइन खींच ली मैंने एक, और ये y की पैरेलल लाइन खींच ली, y के पैरेलल। थोड़ा यहां दिखा देता हूं इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये y की पैरेलल, और मुझे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट दिखाना है, स्मॉल एरिया एलिमेंट। और किस में दिखाना है, एक्स वाई प्लेन में दिखाना। किस में दिखाना भाई, एक्स वाई प्लेन में। तो ये मेरे पास में कंप्लीट एक्स वाई प्लेन थी ऐसे, और इसका मैंने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, और ये स्मॉल एरिया एलिमेंट इस डायरेक्शन में, ये अपना ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है। तो यहां से आप इसके बीच में कहीं ले सकते हो इसको। तो ये लेंथ एलिमेंट क्या होगा मेरे पास में, y के पैरेलल है, तो ये होगा dy। ये लेंथ क्या होगी, dx, और dy को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, dly से। तो dly इज इक्वल टू dy इंटू वाई कैप। आप लोगों की मर्जी, आप इस डायरेक्शन को जे कैप से भी दिखा सकते हैं, यूनिट वेक्टर को। अब dx, तो लेंथ एलिमेंट x एक्सिस के लॉन्ग dlx इज इक्वल टू dx इंटू क्या आएगा, x कैप। अब मुझे एरिया एलिमेंट मैंने बताया कि हमेशा दो डायरेक्शन का क्रॉस होगा, और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करना होता है। तो साइक्लिक ऑर्डर में चलना होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना होगा। तो हम x से y पे मूव करेंगे, हम x से y पे, साइक्लिक हो गया। और जब x से y पे मूव करेंगे तो रोटेशन कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब यहां से मुझे एरिया एलिमेंट चाहिए इसका, एक्स वाई प्लेन का, इसका चाहिए एक्स वाई प्लेन का। और इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी, मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया, जेड के लॉन्ग आएगी। तो ये एरिया एलिमेंट, ये जो एरिया एलिमेंट हो दिखाऊंगा मैं डी ए, एरिया एलिमेंट को दिखा रहा हूं भी डी ए से, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो किसके लॉन्ग होगी, जेड एक्सिस के लॉन्ग होगी। तो नीचे लगा रहा हूं मैं सब्स्क्रिप्ट में जेड। तो यहां जेड जो आया ना, जेड लिखने का मतलब क्या है कि इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है। तो एक्स का क्रॉस वाई से जब करते हैं तो डायरेक्शन आएगी जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो इसको वेक्टर फॉर्म में दिखा देता हूं यहां पे, डी ए जेड। तो अगर मुझे डी ए जेड डिसाइड करना है,
तो डी ए जेड इज इक्वल टू, तो किसका क्रॉस होगा, एक्स का क्रॉस वाई से, तो डी एल एक्स क्रॉस डी एल वाई। और इसका मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्रॉस करके दिखा चुका हूं कि आपके पास में ये सपोज करो डी एक्स है, ये सपोज करो डी वाई है, तो डी एल एक्स क्रॉस डी एल वाई, तो हमारे पास में जो डायरेक्शन आएगी वो जेड एक्सिस के लॉन्ग आएगी। तो इसका जो डी एरिया, ये जो स्मॉल एरिया है डी ए एरिया वेक्टर, एरिया एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन किसके लॉन्ग होगी अपने पास में, जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो मैंने लिखा जो डी ए स्मॉल एरिया एलिमेंट और इसकी जो डायरेक्शन आ रही है दो का क्रॉस करके वो जेड एक्सिस के लॉन्ग आ रही है, तो डी ए जेड। अब देखो, अब वैल्यूज पुट करनी और कुछ नहीं करना, तो डी एल एक्स क्या है मेरे पास में, अब दिस इंप्लाइज दैट डी ए जेड इज इक्वल टू डी एल एक्स कितना है, डी वाई सॉरी डी एक्स, जो डी एल एक्स है वो कितना है, डी एक्स एक्स कैप क्रॉस डी एल वाई कितना है, डी वाई वाई कैप। और आपको पता है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि एक वीडियो मैंने कहा आप लोगों के लिए बेसिक वेक्टर की भी मैं डालूंगा वीडियो, तो जो बच्चे +2 क्लास में हैं, +2 क्लास में बीएससी में एमएससी में हैं और वो वेक्टर का बेसिक नहीं सीख पाए, तो उन बच्चों के लिए मैं वेक्टर की एक बेसिक वीडियो लेके आऊंगा कि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कैसे पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं, कैसे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करते हैं, वेक्टर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कैसे उसको लिखते हैं हम और क्यों उसको उस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, हर चीज का आंसर दूंगा उस वीडियो के अंदर। और अभी मेरा मानना है कि आप लोग ये जानते हैं और इतना मैं बता भी चुका हूं कि कैसे दो की क्रॉस करनी होती है हमें। अब जब यहां दो डायरेक्शन अपने पास में, तो इसमें जो स्केलर होगा, अब देखो dx स्केलर है, इस पे कोई वेक्टर साइन नहीं है ना, मैग्नीट्यूड है ये, और यहाँ पे dy भी क्या है, मैग्नीट्यूड स्केलर है। तो स्केलर क्वांटिटी को हम बाहर ले लेते हैं, जब दो डायरेक्शन क्रॉस करते हैं तो उसमें जो स्केलर होगा ना, स्केलर, उसको हम उस क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर ले लेंगे। ओके, अब देखिए, तो मेरे पास में मैं इस इक्वेशन को यहां प्रोसीड कर रहा हूं आगे, तो देखो बच्चों, तो डी ए जेड, तो स्केलर कौन कौन है, dx dy स्केलर है, तो dx dy, और ब्रैकेट में क्या बचा, यहां क्या बचा, x कैप और क्रॉस y कैप। और आप अच्छे समझते हैं x कैप, x के लॉन्ग का यूनिट वेक्टर, x कैप इस तरफ है और y कैप इस तरफ है, तो x कैप क्रॉस y कैप करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, z कैप। क्या मिलेगा, z कैप, या कह दो आप j कैप है ये, और सॉरी ये क्या है, i कैप है और ये j कैप है। i कैप क्रॉस j कैप करोगे तो k कैप मिलेगा, या x y z की फॉर्म में बात करोगे तो x कैप क्रॉस y कैप मुझे क्या देगा, z कैप। क्योंकि दोनों ही नोटेशन आपकी यूनिट वेक्टर की है, तो आप यूनिट वेक्टर को i कैप से दिखा सकते हैं या x कैप से दिखा सकते हैं। y एक्सिस के लॉन्ग आप यूनिट वेक्टर को j कैप से दिखा सकते हैं या y कैप से दिखा सकते हैं। z एक्सिस के लॉन्ग उसके यूनिट वेक्टर को आप z कैप से भी दिखा सकते हैं या j कैप से दिखा सकते हैं। तो मैं नोटेशन x कैप और y कैप की लेके चल रहा हूं फिलहाल। अब देखिए यहां पे अपने पास अब डी ए जेड इज इक्वल टू डी एक्स इंटू डी वाई, और ये दोनों क्रॉस क्या मिल जाएगा मुझे, जेड कैप। अब पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैंने इस डी ए के सबस्क्रिप्ट में जेड क्यों लिखा, क्योंकि इस एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन आने वाली है, जो मैंने यहां डिसाइड किया, ये एरिया एलिमेंट, इस एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो जेड कैप के लॉन्ग आने वाली है। तो इसका जो एरिया एलिमेंट वेक्टर होगा यानी डी ए जेड होगा, वो किस एक्सिस के लॉन्ग होगा, जेड कैप के लॉन्ग होगा। यहां तक का पॉइंट हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। अब यहां मैं रीजन देखो, चीजों को एक्सप्लेन करोगे तो जैसे आपने जेड कैप लिखा, इसको और इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो आप रीजन दो, यहां पे एक्स कैप वाई कैप को आपने जेड कैप क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों का।
तो एक्स कैप क्रॉस वाई कैप हमें क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स कैप क्रॉस वाई कैप को मैंने जेड कैप लिखा, इसलिए इसकी जगह क्या लिख दिया, जेड कैप लिख दिया। इतना पॉइंट क्लियर है सभी को। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए वाई जेड जो प्लेन होगी उसका एरिया एलिमेंट, तो वहां पे आप डीएल वाई क्रॉस डीएल जेड करेंगे, डीएल वाई क्रॉस डीएल जेड, वो लेंथ एलिमेंट में पीछे डिफाइन कर चुका हूं। तो मुझे बताना कि एक्सप्रेशन क्या आएगा। सीधा सीधा है डी वाई डी जेड और उसकी डायरेक्शन उस प्लेन पे परपेंडिकुलर, यानी क्या आएगी, वाई जेड का जो एरिया एलिमेंट होगा, एरिया एलिमेंट वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन एक्स कैप के लोग आएगी, यानी एक्स कैप आएगा। तो वहां पे लिखोगे आप वाई जेड वाले एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन एक्स के लोग है ना, तो डी ए एक्स लिखोगे, डी ए सब्सक्रिप्ट एक्स लिखोगे। उसी प्रकार हमारे पास जेड एक्स प्लेन रह गई, जेड एक्स प्लेन भी एक्स वाई प्लेन का मैंने बता दिया, वाई जेड का मैंने बता दिया आप लोगों को कैसे निकालना है, और जेड एक्स। तो अब इसमें जब जेड एक्स का एरिया एलिमेंट लोगे तो लेंथ एलिमेंट जेड एक्सिस के लोग लोगे डी जेड, एक्स के लोग लोगे डी एक्स। और मैंने बताया अकॉर्डिंग टू राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑर्डर साइक्लिक हो, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, तो जब आप जेड एक्स प्लेन का एरिया एलिमेंट लोगे, जेड एक्स प्लेन का एरिया एलिमेंट लोगे तो डीएल जेड क्रॉस डीएल एक्स करोगे, डीएल एक्स क्रॉस डीएल जेड नहीं करोगे, डीएल जेड क्रॉस डीएल एक्स। आपका ऑर्डर साइक्लिक, जेड के बाद एक्स और जेड के बाद एक्स आ रहा है, तो रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का रूल है ये। तो उसी प्रकार आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि डी ए एक्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा भी। जो एरिया एलिमेंट एक्स डायरेक्शन के लोग होगा वो आपका वाई जेड प्लेन वाला होगा, और उसी प्रकार आप मुझे बता सकते हैं डी ए वाई। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि डी ए वाई, तो डी ए वाई डी जेड और जो आपकी जेड एक्स प्लेन का एरिया एलिमेंट होगा और उसका आप जेड का क्रॉस एक्स से करोगे तो उसकी डायरेक्शन किस एक्सिस के लोग जाएगी, वाई एक्सिस के लोग जाएगी। तो ऐसे हम एरिया एलिमेंट को डिसाइड करते हैं। फिर हम आएंगे वॉल्यूम एलिमेंट्स पे, और इसी के अंदर हम किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस कैसे लिखते हैं रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसी वेक्टर का ग्रेडियंट कैसे लिखते हैं रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसी वेक्टर का कर्ल कैसे लिखते हैं रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और किसी वेक्टर का लैप्लासियन यानी डेल स्क्वायर ऑपरेटर होता है अपने पास में, कैसे लिखते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जो स्टूडेंट बीएससी के हैं, एमएससी के, उनके लिए ये वीडियो एप्रोप्रिएट रहेगी, नॉलेजेबल रहेगी उनके लिए, अगर ढंग से चीज़ों को सीखोगे तो वीडियो को आप फुली कंसंट्रेशन के साथ देखें। जो चीज़ सीखोगे जब मैं बाय आर्टिकल उनको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको रियलाइज होगा कि रियल में हमें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बगैर हम किसी आर्टिकल को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको एक ऐसी हैबिट लग जाएगी कि आपको बुक से रिटना होगा। फिर आप क्या करोगे, हर आर्टिकल को अपने अकॉर्डिंग बना के लिख पाओगे, खुद के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स तैयार कर पाओगे। और लैंग्वेज खुद की होती है तो हमें रटना नहीं पड़ता फिर, और मार्क्स अच्छे आते हैं, चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हो जाती है हमारे पास में, न्यूमेरिकल को अच्छे ढंग से अप्रोच कर पाते हैं, चीज़ों को क्रैम नहीं करना पड़ता। तो मेरी अप्रोच यही है कि आप लोगों को बिल्कुल भी क्रैम ना करना पड़े, हर आर्टिकल को अपनी लैंग्वेज में अच्छे से बढ़ा के हम लिख पाएँ। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग सभी वीडियो को देखें। आज की वीडियो को बेटा इतना ही, जितना आपसे वीडियो शेयर हो उसके उतना शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों के सहयोग की मुझे सख्त ज़रूरत है। आप लोगों के साथ से ही चीज़ें बढ़ पाएंगी आगे, कि आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही।